अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट का सेकंड लास्ट एपिसोड लेकर, और इसकी मुसन्निफ़ा है मरियम फ़याज़। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं एपिसोड की जानिब। सुबह सूरज की रोशनी धीरे धीरे उफ़क़ से निकलकर ज़मीन पर अपने सुनहरी रंग बिखेर रही थी। शहर में हलचल का आगाज़ हो चुका था, पर सुल्तान हवेली की फ़िज़ा अब भी बोझल थी। सबकी आंखों में जागती रातों की थकन थी और दिलों में किसी तूफ़ान के आने का डर। एक कमरे में मौजूद सब अफराद की आंखें और तवज्जो SHO दिलावर खान पर जमी थी, जो मुसलसल फ़ोन की स्क्रीन पर झुके किसी कॉल या लोकेशन का तज्ज़िया कर रहे थे। मुराद, बारान, मरियम और हन्नान खामोशी से खड़े या बैठे इस पल के मुंतज़िर थे जब कोई सुराग मिले। फिर अचानक दिलावर खान ने फ़ोन को ज़ोर से मेज़ पर रखा और गहरी आवाज़ में कहा, जिहान की गाड़ी की लोकेशन काफ़ी देर से एक ही जगह पर ट्रेस हो रही है, मगर गाड़ी खाली है। ज़राए बता रहे हैं कि वहाँ कोई मौजूद नहीं। ये सुनते ही मरियम झटके से अपनी जगह से उठी। तो वो लोग जिहान को भी ले गए, मैंने कहा था ना। कमरे में मौजूद सब ने आहिस्ता आहिस्ता सर अज़बात में हिलाया। खामोशी गोया मरियम की बात की तस्दीक कर रही थी। मुराद ने गंभीर लहजे में पूछा, अब तुम क्या करोगी मरियम? मरियम ने एक लम्हे को सबकी तरफ देखा और फिर सफाकी से बोली, अब उसका अगला शिकार मैं हूँ और यही उसकी ज़िंदगी का आखिरी शिकार होगा। बारान झटके से उठ खड़ा हुआ, गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम वहाँ हरगिज़ नहीं जाओगी। हर लफ्ज़ में एक ना ख़त्म होने वाली फ़िक्र थी, एक बेबस मोहब्बत। मरियम उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई, आंखों में चट्टानों जैसा अज़्म लिए। मैं जाऊँगी बारान, ये सारा खेल इसलिए तरतीब नहीं दिया कि आखिर में तुम कोई ब्लंडर खड़ा कर दो। बारान ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया, जैसे उसे रोक लेना चाहता हो, जैसे वो लम्हा खींच देना चाहता हो। जिहान और माहिन को वो फिर भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन तुम उसकी असल दुश्मन हो, तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। मरियम ने थोड़ा सा झुककर सर्द लहजे में कहा, अब कुछ नहीं हो सकता बारान, अगर तुमने कुछ करना था तो पहले करते, अब खेल जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। बारान कुछ कहने ही वाला था जब दिलावर खान ने मुदाखलत की। बारान, इसे कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ, हम वहाँ वक्त पर पहुँचेंगे। मरियम ने फ़ौरन गर्दन मोड़कर दिलावर खान को देखा। उसकी आंखों में सताइश और सवाल दोनों झलक रहे थे, जैसे पूछ रही हो, क्या तुम वाकई मेरे साथ हो? क्या तुम पर एतमाद किया जा सकता है? दिलावर खान ने उस नज़र की हिद्दत पर गला साफ करते हुए थूक निकला। बारान फिर आगे बढ़ा, मरियम के बिल्कुल सामने आया, उसके गले में मौजूद लॉकेट को छूते हुए बोला, ये लॉकेट। मरियम ने फ़ौरन बात काटी, ओह, तो तुम मेरे जासूसी करते हो। लबो लहजे में तंज छिपा हुआ था, मगर आंखों में अजीब सा चमक था। बारान ने आहिस्ता से कहा, ये सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए था। मरियम मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट तल्ख थी। मुझे पता था बारान, जब तुमने मुझे ये लॉकेट दिया था तब से ही। बारान ने उसकी जहानत पर मुस्कुराते हुए अस्बात में सर हिलाया, अब जाओ, वरना मैं धक्के देकर निकालूंगा तुम्हें। उसके बाद कुछ देर मजीद मनसूबाबंदी हुई। सब ने एक एक कदम का जायज़ा लिया, रास्ते, वक्त, असला, लोकेशन, सब तरतीब दिया गया। फिर मरियम निकल गई, पूरी तैयारी के साथ, जैसे मर्द के घर दावत देने जा रही हो। पीछे बारान समेत सब नफूस कंप्यूटर पर नजरें जमाए उसकी लोकेशन चेक करते रहे। हन्नान खामोशी से सबको देख रहा था, जैसे ये सब उसके लिए नया हो, या शायद अब समझ आ रहा हो कि मरियम सिर्फ एक औरत नहीं, एक तूफान है। दिन की रोशनी मध्यम सी खिड़की के ऊपर लगे टूटे हुए शीशे से छनकर अंदर आ रही थी, जैसे अंधेरे के साथ जंग लड़ती हो मगर कामयाब न हो रही हो। ये एक वीरान फार्म हाउस था, जो जंगल से ज़रा हटकर वाक़ था। आसपास की घनी झाड़ियाँ, दरख्तों की भारी छाँव और सन्नाटा, जैसे ये जगह बरसों से उजड़ी हुई हो। फार्म हाउस के अंदर एक कमरा था, बंद, तारीक और खौफनाक हद तक खामोश। फर्श पर एक तरफ माहिन बेहोशी की हालत में रस्सियों में बंधी हुई थी। उसका चेहरा जर्द था, बाल बिखरे हुए और बाजू रस्सियों की गिरफ्त से सूज गए थे। कमरे में वक्त रुक सा गया था, दरो दीवार पर गर्द जमी थी और सांस लेना तक बोझ महसूस होता था। अचानक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला, रोशनी का एक टुकड़ा अंदर आया और उसी के साथ एक आदमी ने जोर से किसी को अंदर धकेला। जा, अपनी महबूबा से आखिरी बार मिल ले। वो तंजिया हंसा और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। जिहान लड़खड़ाता हुआ अंदर गिरा और ज़मीन पर गिरते ही वह साख्ता चिल्लाया, खबीस आदमी। फिर अगले ही लम्हे उसने माहिन को देखा। उसकी आंखें शिद्दत से फैल गई, दिल जिसे एक पल को रुक गया हो। वो तेजी से रेंगते हुए उसके करीब आया, माहिन, माहिन, मेरी जान, आंखें खोलो प्लीज़। उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा थामा, आंसू उसकी पलकों तक आ पहुँचा। माहिन, मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ।
मगर वो बेहोश थी, लाशौर। जिहान की आंखों में बेबसी उतर आई थी। तभी एक और दरवाज़ा खुला और अंदर 2 आदमी दाखिल हुए। एक ने तेजी से आकर जिहान को खींचा। चल हट इधर से, ज़्यादा हीरो ना बन। जिहान ने मुज़ाहमत की, मगर वो 2 थे और मजबूत। उन्होंने उसे घसीटकर कमरे के एक कोने में ले जाकर उसके हाथ पीछे बांधे, पाँव भी रस्सियों से जकड़े और मुंह पर टेप चिपका दी। अब जिहान सिर्फ आंखों से बोल रहा था, जिस्म तड़प रहा था, मगर आवाज़ बंद थी। उसकी बेकरारी, उसकी फरियाद सब सदा बेसहारा थी। कमरे के अंदर जिहान फड़फड़ाते हुए बोला, आने दो जरा मधुमक्खी को, बताती है वो तुम्हारी नस्लें तबाह कर देगी। ये अल्फाज उसके गले से जख्म की तरह निकले, दबे हुए मगर जहर से भरपूर। अंधेरे में उसकी आंखें शोलों की तरह जलने लगी। वो जानता था मरियम आएगी और वबाल बनकर आएगी। बादलों से ढकी सुबह, खन के लिए हुए फिजा और एक वसी बंजर इलाका जहाँ पुलिस की गाड़ियाँ, जदीद टेक्नोलॉजी से लैस टीम और बालाज उन सब के बीच खड़ा था। चेहरे पर बेचैनी, थकन और सब के आसार नुमाया थे। वो मुसलसल अफसरान से मामलात ले रहा था, ड्रोन फुटेज का जायज़ा, लोकेशंस की जांच और हर जाविये से अफनान का सुराग पाने की कोशिश। इसी लम्हे उसके फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। वलीद रंधावा। बालाज की नज़रें गहरी हो गई। वो जानता था कि खबीस ने खुद को जाहिर करना था। उसने फ़ोन उठाया, एक लम्हे सांस रोका और कॉल वसूल की। दूसरी तरफ कहके की गूंज उठी, वज़ीर आला साहब, सुना है तुम्हारी बीवी लापता है। बालाज ने बमुश्किल खुद पर काबू पाया, मुट्ठियाँ जोर से भींची। क्यों कर रहा है ये सब? उसने तभी आवाज़ में गुस्से से पूछा। मैंने क्या किया है? वलीद ने जानबूझकर मासूमियत से कहा। बारान दहाड़ा, मैं तेरी नस्लें तबाह कर दूंगा रंधावा। बदतमीजी नहीं वज़ीर आला साहब, वलीद की आवाज़ में खबासत टपक रही थी। बालाज दांत पीसते हुए बोला, सीधा मुद्दे पर आ, बकता क्या है? वलीद ने एक जुमले में जहर घोला। सुना है हमल के दौरान औरत और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बारान का जब टूटा। मेरी बीवी को आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें निकाल कर बंटे खेलूंगा। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, आंखों में खून उतरा हुआ था। कहा ना बदतमीजी मत करो। वलीद का अंदाज हनूस हल्का फुल्का था, जैसे ये सब सिर्फ एक खेल हो। बालाज ने एक लम्हे को खुद को संभाला, फिर गरजा, भौंक, क्या चाहिए तुझे? वलीद का लहजा बदल गया, संजीदा हुआ। चाहिए तो बहुत कुछ, मगर तुझसे सिर्फ एक छोटा सा इस्तीफा। बालाज की आंखों में तमस्कर चमका। दिखा दी ना अपनी असल औकात। हाँ तो क्या हुआ? वलीद बोला। सिंध की सीट पर बैठकर मज़ा आ गया। अब नजरें पंजाब पर है और रास्ते का कांटा तू है, और कांटों से निमटना मुझे आता है। बालाज ने एक कदम पीछे हटा, फ़ोन कान से थोड़ा सा दूर किया, गहरा सांस लिया और पूछा, अगर मैं इस्तीफ़ा दे दूँ तो क्या गारंटी है कि तू मेरी बीवी को सही सलामत लौटाएगा? वलीद का जवाब था, मुझे तेरी बीवी से कोई कर्ज नहीं, मुझे सिर्फ वो कुर्सी चाहिए। तू इस्तीफ़ा दे, तेरी बीवी तेरी होगी, मैं ज़बान देता हूँ। बालाज ने खामोशी से फ़ोन काटा। चेहरे पर एक पुरसुकून संजीदगी उभर आई। उसकी नज़र दस्तखत शुदा इस्तीफ़ा पर गई, जो उसने चंद घंटे पहले ही तैयार करवा लिया था। वो जानता था ये खेल कब, कैसे और कहाँ ख़त्म करना है। अब वो सिर्फ खेल रहा था, आखिरी चाल के लिए तैयार। उसकी गाड़ी का रुख अब गवर्नर हाउस की जानिब था। शाम की लाली आसमान पर बिखरी हुई थी। गवर्नर की मंजूरी के बाद वज़ीर आला पंजाब की नशिस्त खाली हो चुकी थी और पूरा शहर इस खबर से हिला हुआ था कि वज़ीर आला पंजाब बालाज सुल्तान ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टियों ने आवाम में खलबली मचा दी थी। कुछ के लिए ये जश्न का मौका था तो कुछ के लिए दिल दहला देने वाली खबर। सहाफ़ी, एंकर, रिपोर्टर्स सब दीवाना वार दौड़ रहे थे कि कहीं से कोई तस्दीक मिल जाए। पार्टी हेड क्वार्टर में चेयरमैन पार्टी एक सर्द आह लेते हुए खाली निगाहों से बालाज को देख रहा था। तुमने गलत किया है बालाज। उसकी आवाज़ में अफसोस था और कहीं ना कहीं शिकस्त की झलक थी। बालाज ने एक कदम आगे बढ़ते गहरी नज़रों से उसे देखा और कहा, गलत मैंने नहीं, आपने किया है। आप जैसे बकाऊ और मफाद परस्त लोगों की वजह से ही आज तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका। मैं जब सियासत में आया था तो सोचा था कि मुल्क के लिए कुछ अच्छा करूँगा, लेकिन इस गंदी सियासत में आने के बाद पता चला कि आप जैसा गंदा सिस्टम हम जैसे लोगों को काम नहीं करने दे सकता। मैं आज लानत भेज कर जा रहा हूँ आप लोगों पर और आप लोगों की इस गंदी सियासत पर। चेयरमैन का सर झुक गया, उसकी ज़बान बंद हो गई और नज़रें ज़मीन में गड़ गई। बालाज ने कोई और लफ्ज़ ज़ाया किए बगैर निगाहें फेर ली और कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही वो बाहर निकला, मीडिया का तूफान उसके मुंतज़िर था। कैमरों की रोशनी, माइक, चीखते रिपोर्टर्स। सर अचानक इस्तीफ़ा क्यों?
क्या अफनान मैडम के अगवा का इससे ताल्लुक है? क्या आपको धमकियाँ मिल रही थी? आपकी अगली चाल क्या है सर? बलास ने एक नज़र उन सब पर डाली। गार्ड से रुकावट बनकर रास्ता बनाया। वो खामोशी से गाड़ी में बैठा। उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नामालूम नंबर और नीचे एक लोकेशन मौसूल हुई। उसकी आंखों की चमक बदली। ये वो लम्हा था जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। फ़ौरन उसने टीम को इत्तला दी, लोकेशन आई है, 1 घंटे के अंदर सब तैयार रहो, मैं वहाँ जा रहा हूँ। गाड़ी फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ी। पीछे मीडिया, चेयरमैन और कुर्सियों की सियासत सब धुंध में गुम हो गई। अब सिर्फ एक मकसद था, अफनान को वापस लाना, हर हाल में। एक सुनसान दरख्तों से घिरा इलाका, वीरान रास्ते और हल्की हल्की सुरमई धुंध। मरियम की गाड़ी तन्हा सड़क पर आगे बढ़ रही थी। कार के शीशे से बाहर दरख्तों की शाखें अंधेरे में अजीब साए बना रही थी। गाड़ी में मौजूद मरियम ने नजरें स्क्रीन पर जमाई हुई थी, जहां जेहन की गाड़ी की आखिरी लोकेशन अब भी वहीं रुकी हुई दिखाई दे रही थी। मरियम ने हल्का सा सांस लिया, जैसे अपने दिल को मजबूत कर रही हो। खेल अब आखिरी मोड़ पर है, वो ज़ेरे लब बोली। इतने में जोर से ब्रेकें चीखी। 2 सिया गाड़ियाँ उसकी कार के बिल्कुल सामने आकर रुकी। मरियम ने एक तंजिया सा कहका लगाया, जैसे कह रही हो, आओ कमबख्तों, अपनी कमबख्ती की तरफ। उसने बड़ी दिलजमी से अपनी कार का दरवाज़ा खोला और अंदर से गन निकाली और बाहर कदम रखा। अभी वो गन थाम ही रही थी कि उन गाड़ियों से 6 मसला अफराद निकले। सबने क्लाशिप फंड्स मरियम पर तान दी। मरियम ने बगैर एक पल की ताखीर किए हाथ फिजा में उठाए। सरेंडर करती हूँ, आवाज़ में भी बेखौफी थी और आंखों में भी। तभी दूर से एक शनासा जहर से लबरेज कहका गूंजा। आखिर मधुमक्खी आ ही गई शिकंजे में। मरियम ने उस आवाज़ को पहचान लिया, ये दुरानी था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट फेंकी, जैसे कोई शिकारी अपनी मौत से पहले आखिरी आंख मार रहा हो। दुरानी कदम कदम चलता उसके सामने आया। चेक करो, इसके पास कुछ ना हो, सबसे पहले इसी की जान निकालूंगा। एक गार्ड आगे बढ़ा, उसके कंधे पर जोर से बंदूक मारी। मरियम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो नीम बेहोश होकर ज़मीन पर झूल गई। उठाओ इसे, ले चलो, दुरानी ने तंसिया फातिहाना अंदाज में हुक्म दिया। गार्ड्स ने उसे संभाला, चेकिंग की और फिर घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले चले। दरख्तों की शाखें हिलने लगी, जैसे वो सब कुछ देख रही हों और हवा सरगोशी कर रही हो। रात के अंधेरे में बालास गाड़ी से बाहर निकला। जगह वही थी, वलीद रंधावा की भेजी हुई लोकेशन। एक पुराना वीरान सा घर, जिसके पीछे एक बड़ा सा लॉन था। लॉन में जगह जगह बेतरतीब घास उगी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने देखभाल न की हो। बालाज उसकी टीम ने पूरे घर की तलाशी ली, दरवाज़ा दरवाज़ा, कमरा कमरा, लेकिन अफनान वहाँ मौजूद नहीं थी। बालाज का जब्त जवाब दे गया था। उसने गुस्से से बालों में हाथ फेरा और दांत पीसते हुए फ़ोन निकाला। रंधावा का नंबर डायल किया। पहली बेल पर कॉल उठा ली गई। दिखा दी ना अपनी घटिया औकात, बालाज दहाड़ा। दूसरी तरफ वलीद रंधावा का ठंडा और जहरीला लहजा गूंजा। तेरी बीवी वही है, आंख मिचौली का खेल है, वक्त कम है तेरे पास, जल्दी ढूंढ ले, वरना तुझसे पहले मौत के फरिश्ते उसे ढूंढ लेंगे। बलास का सांस रुक गया। क्या मतलब है तेरा? वो गुर्राया। तभी वलीद ने एक पहेली कही। आवाज़ स्पीकर पर थी और पूरी टीम ने सुनी। घर जो बिना छत के हो, ना दरवाज़ा, ना कोई रोशनी हो, अंदर जाए बाहर ना आए, खामोशी हो और तन्हाई हो, एक ऐसी जगह जहाँ सुकून ही सुकून, ज़मीन की गहराई में है उसका मकान, ज़िंदगी का आखिर यही है निशान। फ़ोन बंद हो चुका था। सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। बलास के चेहरे पर ठंडा पसीना था। वक्त तेजी से बीत रहा था। तभी टीम का एक बंदा बोला, सर, ये कब्र हो सकती है। बलास ने एक झटके से होश में आया। कब्र? और अगले ही पल वो दीवानों की तरह लॉन की तरफ बढ़ा। वो हाथों से मिट्टी को खोदने लगा, जगह जगह बेताबी से। फिर अचानक एक जगह की मिट्टी ताज़ा महसूस हुई। यही है, बलास दहाड़ा। टीम के बंदे स्टोर से बेलचे ले आए। वो जगह खोदी गई और थोड़ी देर बाद एक ताबूत नमूदार हुआ। ताबूत पर जंजीरें लगी हुई थी। तोड़ो इसे, बलास चीखा। जंजीरें काटी गई, ताबूत खोला गया और अंदर अफनान पड़ी थी, बेहिस बेहरकत। बलास का दिल दहल गया। उसने अफनान को बाहों में उठाया और उसका जिस्म ठंडा था, सांस मध्यम, जैसे जिंदगी की डोर हाथ से फिसल रही हो। एम्बुलेंस, बलास चिल्लाया, लेकिन वो वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। खुद गाड़ी में भागा, अफनान को पिछली सीट पर लिटाया और गाड़ी सन से अस्पताल की तरफ दौड़ा दी। रास्ते में उसकी आंखें भर आई थी। उसके सामने बार बार अफनान की बातें गूंज रही थी। बस कभी कभी दिल करता है कि तुम मेरे पास बैठे रहो, कुछ भी ना कहो, बस हो। और वो अब हर हाल में चाहता था कि वो हो, जिंदा हो, उसके साथ हो।
फार्म हाउस की वही अंधेरे कमरे की वीरानी, कमरे में नमी की बू थी। फर्श पर बंधी हुई माहिन बेहोश की हालत में पड़ी थी और जिहान एक कोने में बंधा हुआ था, चेहरे पर जख्म, आंखों में बेबसी, लेकिन अब भी होश में था। तभी दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ से खुला। 2 आदमी मरियम को घसीटते हुए अंदर लाए। मरियम का चेहरा गर्द आलू था, होठों से खून रस रहा था, मगर आंखों में अब भी वही चमक थी जैसे कुछ जानती हो। जिहान के दिल में तूफान उठा। मरियम! वो जोर से चीखा, जंजीरों से झटका खाते हुए, मगर कोई जवाब नहीं। मरियम को फर्श पर धक्का देकर गिराया गया। फिर आगाज हुआ तशद्दुद का। एक ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, दूसरे ने उसकी पसलियों में लात मारी। जिहान चीख रहा था, दहाड़ रहा था, रुक जाओ खबीसो, छोड़ दो इसे, मगर किसी को फर्क नहीं पड़ा। मरियम का सांस उखड़ने लगा, फिर वो एकदम साकित हो गई। बस रस्सियों से बांध दो इसे, ये ज़्यादा बोलती है, एक आदमी ने कहा और दूसरे ने फौरन रस्सियों से उसे बांध दिया। हाथ पीछे, पैर जकड़े हुए, कमरा एक बार फिर सन्नाटे में डूबा। सिर्फ मरियम की हल्की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी मरियम की पलकें हिली थी। उसने आहिस्ता से आंखें खोली। जिहान ने अपनी जगह से सर घुमाकर देखा। तुम ठीक हो? मरियम थोड़ी देर तक गहरी सांस लेती रही, फिर मध्यम सी हंसी होठों पर सजाते हुए सर अस्वाद में हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ, वो धीमी आवाज़ में कहती है। लेकिन जिहान ने मरियम की आंखों में कुछ और ही देखा, एक अजीब सा सुकून, जैसे वो जानती हो अंजाम की घड़ी करीब है और वो तैयार है। बलाज गाड़ी से दरवाज़ा तोड़ देने वाले अंदाज में निकला। अफनान का बेहोश वजूद उसके बाहों में था। दरवाज़ा खोलो, डॉक्टर कहाँ है? वो दहाड़ा जैसे पूरा अस्पताल लरस गया हो। नर्सेस और अमला फौरन दौड़ा। स्ट्रेचर आया। बलाज ने अफनान को आहिस्ता से लिटाया। उसकी सांसें मध्यम थी, हाथ सर्द। मेरी बीवी है, ये जिंदा रहनी चाहिए, तुम लोग समझ रहे हो? उसकी आंखों में वहशत थी, जैसे किसी ने उसकी दुनिया छीन ली हो। उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसका चेकअप शुरू किया। बलास बार बार कुछ बोलना चाहता था, मगर लफ्ज़ हालत में ही फंस जाते। इमरजेंसी वार्ड में मशीनों की आवाज़ों और डॉक्टरों की सरगोशियों के बीच सिर्फ बलास की खामोशी दहाड़ रही थी। कुछ देर बाद एक सीनियर डॉक्टर बाहर आया। हमने उन्हें स्टेबलाइज कर लिया है, मगर बलास फौरन लपका। क्या मगर? सीधी बात करें डॉक्टर। डॉक्टर ने थोड़ा तौक़ुफ़ किया, फिर धीरे से बोला, ऑक्सीजन की शदीद कमी की वजह से हमें अफसोस है कि उनका मिसकैरेज हो चुका है। बलास की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर जैसे किसी ने उसकी पसलियां अंदर से तोड़ दी। वो पीछे हटा, दीवार से टेक लगाई, सर नीचे किया और आहिस्तगी से बैठ गया। मेरा बच्चा। उसके लब हिले, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। डॉक्टर ने धीरे से आगे बढ़कर कहा, हम उन्हें आईसीयू में मुंतकिल कर रहे हैं। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। बलास आहिस्ता से उठा और आईसीयू की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। शीशे के उस पार अफनान पड़ी थी, बेहरकत, बेजान सी, मगर सांस चल रही थी। बलास ने शीशे पर हाथ रखा। बस ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता अफनान। उसकी आवाज़ से आंसू बेरब्त बहते गए। चांदनी हर शय पर चिपकी चादर ताने बैठी थी, मगर दोनों हेवलों के दिलों में तूफान बरपा था। सुल्तान हवेली का लॉन वीरान पड़ा था। जहाँ कभी कहके गूंजते थे, आज वही कोशे खामोशी से बैठे, आंखों से आंसू बहा रहे थे। अंदर कमरों में मध्यम रोशनियों का जलना, दरो दीवार पर उतरती वीरानी का अक्स था। अब बस सबको सुबह का इंतजार था। सूरज की किरणें सुल्तान हवेली की ऊंची दीवारों से झांकने लगी थी, मगर उस रोशनी में वो रौनक न थी जो चंद माह पहले यहाँ बसने वाले खुशियों भरे लम्हों में देखी गई थी। वही लाउंज, वही दरो दीवार, जहाँ कुछ माह कबल अफनान ने सबको एक बच्चे की खुशखबरी दी थी, आज वहाँ अफनान की मिसकैरेज के बाद शोक की चादर तनी हुई थी। हल्की हल्की रोशनी में सब खानदान वाले लॉन्च में बैठे थे, खामोश और मुतफक्किर। आयशा सुल्तान की आंखों के गिर्द सियाह हल्के गवाही दे रहे थे कि वो रात आंखों में काट चुकी थी। उन्होंने कर्ब में डूबी आवाज़ में कहा, न जाने किसकी बुरी नज़र लग गई है हमारे हंसते बसते घर को। अल्लाह गारत करे उस मलून को। बारान, मुराद, हन्नान, बालाज, मरियम और जिहान, उनमें से कोई भी लॉन्च में मौजूद न था। बाकी सब अफराद खामोशी से एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। दिलों में माहिन की फिक्र थी, अफरान के जख्म का दुख था। इतने में बालाज का फ़ोन आया। ईसा ने जल्दी से कॉल उठाई। चंद लम्हे बाद जब वो खामोशी से फ़ोन रखने हुए पलटा, तो उसकी आंखों में कुछ रोशनी झलकने लगी। अफनान को होश आ गया है, उसने बताया, और एक हल्की सी सांस सबके दिल से निकली। सबने बेवक्त अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र है अल्लाह का कहा। आयशा सुल्तान ने बेकरारी से बोली, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ईसा ने नरमी से कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, अफनान को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है, वो लोग कुछ देर में घर आ रहे हैं।
आशिया सुल्तान ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह मेरी माहिन को भी अपनी हिफाजत में रखें। ना जाने ये सब एक साथ कहाँ और कैसे गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं। ईसा ने मजबूत लहजे में कहा, फिक्र ना करें, वो माहिन को लेकर ही वापस आएंगे। सबने बेक आवाज़ इंशाअल्लाह कहा, सिवाय एक शख्स के। वो खामोश बैठा, निगाहें नीचे किए, चेहरे पर तल्खी और दिल में कोई अधूरा हिसाब लिए किसी और ही ख्याल में गुम था। कमरे में गुप्त अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी जर्द बत्ती की रोशनी कोने से चमक रही थी, जैसे जिंदगी की कोई आखिरी उम्मीद। दीवारों पर नमी की बू थी और ज़मीन पर ठंडक। कमरे की एक तरफ माहिन लेटी हुई थी, उसकी गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी, आंखें बंद, चेहरा जर्द, जैसे रूह और जिस्म के दरमियान बस एक आखिरी सांस बाकी हो। उसकी सांसें कभी मध्यम हो जाती, कभी तेज़, और फिर हल्की सी जंबिश के बाद वो दोबारा बेहोश हो गई। उसके करीब बैठा जियान जंजीरों में जकड़ा साकित नज़रों से उसे तक रहा था। दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था, मगर ज़ुबान गुम थी। उसकी मुट्ठी में बंद रस्सी खींच खींच कर खून बहा चुकी थी। दूसरी तरफ मरियम बैठे बैठे अंधेरे को काटती नजरें दीवार पर दौड़ा रही थी। उसकी सांसें थमी हुई थीं, जैसे कोई तूफान अंदर ही अंदर पल रहा हो। अचानक टक की आवाज़ गूंजी। रस्सी की घुटने की आवाज़ सुनकर उसने अपने हाथों की तरफ देखा। रस्सी आहिस्ता आहिस्ता ढीली हो चुकी थी। मरियम ने सांस दबाई, पीछे हाथ ले जाकर आहिस्ता से चाकू निकाला, जो उसने बड़ी महारत से अपनी कमीज के अंदर छिपा रखा था। आंखों में एक अज़्म, एक अग्नि सी देखने लगी थी। जिहान ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से गर्दन हिलाकर इशारा किया। मरियम ने सर हिलाया, चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट उभरी, जिसे जंग का आगाज हो चुका हो। फिर वही लम्हा मरियम ने गर्दन एक तरफ ढल गई, आंखें मूंद ली और खामोशी से लेट गई। जिहान ने फौरन जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, नहीं मरियम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज़ आंखें खोलो मरियम, हिम्मत मत हारो, अल्लाह के वास्ते कोई है। दरवाजे पर जोर से लात पड़ी, चरचराहट हुई और दरवाज़ा खुल गया। 2 गार्ड्स अंदर दाखिल हुए, एक के हाथ में क्लाशनकोफ, दूसरा खाली हाथ, मगर लहजे में जहर। क्या बकवास है बे, तू शोर मचा रखा है। जिहान आंखों में आंसू, आवाज़ में लर्जिश लिए बोला, इसको कुछ हो गया है, देखो ना, मर ना जाए। गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा। खाली हाथ वाला आगे बढ़ा और मरियम के चेहरे पर झुका, उसकी आंखें टटोलने लगा। अचानक मरियम ने अपनी आंखें खोली, एक लम्हे में चाकू पीछे से निकाला और इतनी बर्फ-रफ्तारी से उसकी गर्दन में घोंपा कि खून की धार सीधी दीवार तक गई। वो गार्ड घुटने देखते हुए नीचे गिरा तो मरियम ने अपने टांग से उसकी छाती पर ठोकर मारी। वो पीछे लुढ़कता हुआ गया। दूसरा गार्ड फौरन बंदूक ताने आगे बढ़ा, मगर तब तक मरियम ने चाकू घुमाते हुए हाथ में जमाया और सीधा उसके सीने पर उतार दिया। वो गार्ड हिचकोले खाता जमीन पर ढेर हो गया। दरवाजे पर शोर सुनकर 2 मजीद गार्ड्स अंदर घुसे थे, लेकिन अब मरियम के हाथ में वही क्लाशनिकोव थी जिससे उनका एक साथी मारा गया था। वेलकम टू हेल। उसने क्लाशनिकोव को लबों से लगाया और लम्हे भर में दोनों को गोलियों से छलनी कर दिया। माई ड्रीम गन, मरियम ने कहा, जैसे उसके होठों पर मुस्कुराहट तैरने लगी हो। जिहान ने हैरत में कहा, ड्रीम बाद में, हमें खोलो। मरियम ने तेजी से आगे बढ़ी, गार्ड की गर्दन से चाकू झटके से निकाला और जिहान की जंजीरें काटने लगी। जिहान को चाकू दिया और बोली, माहिन को खोलो जल्दी। जिहान ने उसके हाथ खोले, उसके चेहरे पर हाथ फेरा और लाड से बोला, और जा माहिन, मेरा बच्चा, मेरे पास आ जा। माहिन ने हल्की सी सिसकी भरी, मगर होश में न आई। जिहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे कोई मासूम बच्ची हो। उसने सीने से लगाया, चलो मधुमक्खी, अब देर नहीं कर सकते। मरियम ने क्लाशनिकोव को कंधे पर रखा, दरवाज़ा आहिस्ता सा खोला और दुश्मनों की बस्ती में कदम रख दिए। कमरे का दरवाज़ा मरियम ने आहिस्ता से खोला। बाहर की रोशनी अंदर फैली तो जिहान ने आंखें सुकेड़ी। मरियम के कदम दबे दबे थे, मगर उसके चेहरे पर कातलाना सुकून था। एक हाथ में क्लाशनिकोव, दूसरा चाकू, आंखों में एक तूफान, वो तूफान जो सब कुछ बहा ले जाएगा। जिहान पीछे था, माहिन को सीने से लगाए, जैसे वो उसकी रूह हो। कमरे से निकलते ही मरियम ने कोने में मौजूद 2 गार्ड्स को देखा। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही क्लाशनिकोव की आवाज़ गूंजी। दोनों गार्ड जमीन पर गिर चुके थे। कमरे की फिजा में दोबारा बारूद की महक तैर गई थी। मरियम आगे बढ़ती गई। पूरे घर के अंदर वो कमर्शियल सा बजने वाला अलार्म गूंजने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी, बहुत देर। हर कमरे, हर राहदारी में मरियम ने उन दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। चाकू किसी की गर्दन का मेहमान बना, क्लाशनिकोव किसी की छाती को चीरती गई, और कभी उसने बंदूक की नाल को इतना करीब से किसी के आँख में घुसाया कि आवाज़ भी ना निकली। एक एक करके सारे गार्ड्स गिरने लगे।
उनकी चीखें, फायरिंग की आवाज़ें और दीवारों पर खून के धब्बे, हर मंजर एक फिल्मी कहर की तरह लग रहा था। इधर घर के क्वार्टर में दुरानी की मखसूस पनाह का एक गोशा जहाँ वो बैठा था अपना खेल कंट्रोल कर रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और एक गार्ड बच हवासी में भागता हुआ अंदर आया। सर सर, हमें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, सब मारे जा चुके हैं। अभी वो बोल ही रहा था कि एक दूसरा गार्ड अंदर भागा, सांस फूलती, आवाज़ लरसती। सर, अंदर अंदर उस लड़की ने तबाही मचा रखी है, सब गार्ड्स मर चुके हैं। दुरानी का चेहरा सुन पड़ गया। उसने ज़मीन पर अपनी स्टिक मारी और चीखा, लानत है तुम सब पर, कमीने नाकारा। अभी वो फरार का रास्ता सोच ही रहा था कि दरवाजे पर कदमों की आवाज़ गूंजी। बंदूक के साथ साए में एक औरत नमूदार हुई थी, आंखों में गर्ज, हाथ में क्लाशनकोव, मरियम सुल्तान। और उसके पीछे पुलिस फोर्स, SHO दिलावर, मुराद, बारान, हन्नान, सबके सब हथियारों समेत। जिहान माहिन को लेता गाड़ी की तरफ बढ़ चुका था और जाते जाते कहना न भूला था, तुम सारे लड़ो, मैं चला अपने बच्चे को लेकर। जिस पर सब ने कहा था, बेशरम। दुरानी ने जैसे मरियम को देखकर मौत को देख लिया हो, वो तन से हंसा। तुम फिर बाजी मार गई, मरियम ने सर लहजे में कहा। हाँ दुरानी, और अब ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी खेल है, वो क्लाशनकोव हल्का सा झलकाते हुए बोली। वो गार्ड्स जिन पर तुमने फख्र किया था, अब फरिश्तों को हिसाब दे रहे हैं। बारान ने फख्रिया निगाह से मरियम को देखा। मरियम ने भी एक नज़र उसे देखा और उसकी तरफ बढ़ी। कहा था ना तुम्हें, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं कल्ला ही काफ़ी। मरियम ने उसे आंख मारी, क्लाशनकोव फेंकी और सीधी दुरानी की तरफ बढ़ी। बारान ने हंसते हुए सर झटका और बोला, कमीनी। मरियम ने पीछे देखा। नौशेरवान फौरन आगे बढ़ा, हाथ में एक छोटी सी शीशी शफाक मगर खतरनाक। SHO दिलावर घबरा गया। ये क्या है? मरियम ने हंसते हुए कहा, एप्पल जूस है, पियोगे? दिलावर ने जल्दी जल्दी नफी में सर हिलाया। दुरानी पीछे हटने लगा। नहीं, ये मत करो, छोड़ दो मुझे, मरियम, मर जाऊंगा। नौशेरवान ने दुरानी को पकड़ा, घुटनों पर झुकाया, मुंह खोला और मरियम ने शीशी खोली और सारा लिक्विड उसके हलक में उंडेल दिया। चीखें, तड़प और जिस्म के अज़ा गलना शुरू हो गए। जिल्द छिलने लगी, हड्डियां बाहर निकलने लगी। मरियम ने उसे एक लात मारकर नीचे गिरा दिया। बारान मुराद के करीब खड़ा होकर बोला, क्या डेंजरस औरत है मेरी। मुराद बोला, यही डेंजरस औरत तुम्हारी बीवी है, ख्याल करना किसी दिन एप्पल जूस की जगह यही ना पिला दे। मरियम SHO दिलावर खान की तरफ बढ़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जो उसके खौफ से थूक भी नहीं निकल पा रहा था, पुलिस डर से इसने सुसाइड कर ली, समझ गए ना। मरियम ने एक के बाद दूसरा सवाल दोहराया। SHO दिलावर खान ने जल्दी जल्दी सर अस्पात में हिलाया, मगर फ़ौरन ही नफ़ी में सर हिलाने लगा और इल्तिजाई लहजे में बोला, ये गलत है। तो मरियम फ़ौरन बोली, तुम्हारा पैदा होना भी गलत था, टपका दूँ क्या? तो उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। SHO दिलावर ने मुराद को इल्तिजा भरी नज़रों से देखा। मुराद ने सरगोशी की, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ना भेजना, सीधा दफना देना, वरना वो जिस तरह मारेगी ना, पोस्टमार्टम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दिलावर ने फ़ौरन सर हिलाया। पसीने में शराबोर, पुलिस, बारान, मुराद, मरियम, जिहान, सबके सब वहाँ से निकलने लगे। माहिन को नशे की भारी डोज दी गई थी, अब भी होश पूरी तरह नहीं आया था। वो उसे लेकर सीधे हवेली ले जाना बेहतर समझे। सब लोग लॉन्च में मौजूद थे। अफनान आयशा सुल्तान के सीने में चेहरा छुपाए अब तक रो रही थी। मरियम सोफे पर बैठी थी। बारान उसके जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा था। फरहान भी सब कुछ भुलाकर उनके साथ मौजूद था। नन्ना मुस्तफ़ा मुसलसल मरियम से चिपका हुआ था। ठरकी बच्चा, बारान ने उसे लक़ब दिया। सब लोग अफनान को दिलासे दे रहे थे, मगर अफनान चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महापारा आगे बढ़ी, अफनान को गले से लगाया और बोली, कोई बात नहीं अफनान, देने वाला भी अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह। बहुत जल्द दोबारा तुम्हारी गोद भरी करेगा, देखना। चलो अब खैर से पुप्पू बनने की तैयारी करो और रोना धोना बंद करो। अफनान ने मुस्कुराते हुए आंसू पोंछे। दूसरी तरफ जहान बेहोश माहिन को सीधा उसके कमरे में लेकर गया था। इशल उसके पीछे आई थी, मगर फिर वापस मुड़ गई। जहान ने जैसे ही माहिन को बेड पर लिटाया, वो मुंदी मुंदी आंखें खोलने लगी थी, होश में आने लगी। जिहान खुश होते हुए जल्दी से उसके तरफ लपका और उसका गाल थपकने लगा। माहिन मेरी जान, होश में आओ, देखो सब कुछ ठीक हो गया है, तुम अब मेरे पास हो, महफूज। तो माहिन ने कुछ देर में पूरी आंखें खोली। वो अब मुकम्मल बेदार हो चुकी थी। बाजू के सहारे से उठकर बैठने लगी तो जिहान ने उसके सहारे देकर उठाया तो माहिन फूट फूट कर रोने लगी। जिहान ने फ़ौरन उसे अपने साथ लगाया और उसे रोना दिया। बस कर दो माही,
तो माहिन ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया। जिहान उसे थपकते हुए बोला, कौन है वो बेगैरत, किसने रुलाया है मेरी माहिन को? वो ऐसे बोला जैसे बच्चे को पुचकारते हुए बोल रहा हो। तो माहिन बोली, तुमने। जिहान की हंसी गायब हुई और वो बोला, हाय, मैंने कब रुलाया? तो माहिन बोली, तुम मुझसे नाराज हो गए थे ना? तो जिहान ने नफी में सिर हिलाया और बोला, अब नहीं होना नाराज। तो माहिन ने दोबारा से उसे गले से लगा लिया। उसका यही शुक्ल बरकरार था कि अचानक से कमरे में हन्नान दाखिल हुआ और गर्दन तक सुर्ख पड़ गया। जिहान ने उसे देखते ही जानबूझकर माहिन को और जोर से खुद में भींच लिया। हन्नान ने लब भींचे और वापस मुड़ गया। माहिन उससे अलग हुई और उसकी तरफ देखकर बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? तो जिहान बोला, कुछ नहीं, बस किसी के दिल पर छुरियां चल रही हैं। तो माहिन ने नासमझी से सर झटक दिया। उसके बाद वो दोनों भी कमरे से निकल गए, बाहर लाउंज की जानिब बढ़ गए जहाँ सब बैठे थे। जिहान और माहिन लाउंज में दाखिल हुए। जिहान माहिन के साथ सोफे पर आकर बैठा। हन्नान मुसलसल जिहान को घूर घूर कर देख रहा था कि वो माहिन से कुछ दूर हो जाए, मगर जिहान जानबूझकर माहिन के और करीब हो गया। सब लोग बातों में मशगूल थे कि अचानक अब्बा हुजूर और दादा यकज़बान होकर बोले, बारान और मरियम, हम तुम दोनों से माफ़ी चाहते हैं। हम जानते हैं हमने जो किया गलत किया, और शायद ये हमारी गलतियों की ही सज़ा है जो आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है। दोनों खामोश रहे तो दादाजी बोले, हम अब चाहते हैं कि हर कोई गिले शिकवे छोड़कर वापस आ जाए और अगले ही हफ्ते ही बारान और मरियम की रुखसती कर दी जाए। जिहान फ़ौरन बोला, और मेरी? सबका बेसाख्ता कहका बुलंद हुआ। हन्नान फ़ौरन बोला, मैं नहीं देता अभी अपनी बहन की रुखसती। तो जिहान फ़ौरन बोला, चुप करो तुम, मुफ्त कमाल है। सबने हैरत से जिहान की तरफ देखा। हन्नान चुप हो गया। दादाजी बोले, हाँ, वैसे इस नानाई की ग्रेजुएशन तो मुकम्मल हो ही चुकी है, तो अब इसकी भी रुखसती हो जानी चाहिए। माहिन ने शर्म से चेहरा झुका लिया। जिहान फट से बोला, मैं वादा करता हूँ आज से अच्छा बच्चा बनूंगा और कल से ऑफिस भी जाऊंगा। सब मुस्कुराए बिना ना रह सके। उन्हीं बातों में मुस्तफ़ा ने भी अपना हिस्सा डालते हुए अपनी तोतली ज़बान में कहा, मेरी भी दादी होदी मरियम थे। तो बारान ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसके कान के करीब झुककर बोला, साले, तेरे से शादी करने से बेहतर है कि वो सारी ज़िंदगी ऐसी ही बैठी रहे, छोटी हड्डी। तो मुस्तफ़ा ने झट से अपना आप बारान से छुड़वाया और तोतले लहजे में बोला, थोलो मुझे, नहीं तो मैं तुमको तलेरा खिला दूंगा। बारान ने हैरत से उसे देखा और सबका कहका बुलंद हो गया। दादाजी बोले, अगले हफ्ते के बुध को मेहंदी का फंक्शन रख लेते हैं और इससे अगले दिन बारात। फरहान, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? तो फरहान ने नफ़ी में सर हिलाया और मरियम की तरफ देखा जो शायद खुश थी। आयशा सुल्तान और रबाब बेगम बोली, लेकिन ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा? तो वो बोले, नहीं, सब हो जाएगा, बस शादी की तैयारियां शुरू करो। मरियम ने शर्माती नज़रों से बारान को देखा जो उसे ही अपनी नज़रों के हिसार में लिए हुए था और उसने खामोशी से गर्दन झुका ली। कुछ देर बाद आयशा सुल्तान बोली, जिहान, हम तुम्हारी भी एहसानमंद हैं, तुमने जो कुछ हातिम के लिए किया। तो जिहान ने सर को खम दिया। हफ्ता पलक झपकते ही बीत गया था। वक्त जो किसी का मुझसे नहीं बेनियाज राहों की तरह आगे बढ़ता गया। लम्हे जिन्हें थामा जा सकता था गुजर गए और जिनकी कदर न की गई वो पछतावों के कब्रिस्तान में दफन हो गए। वक्त अपनी चाल में बेरहम है। वो न किसी के कहने पर रुकता है, न किसी के दुख पर ठहरता है। वही लोग नादान ठहरते हैं जो इसके दरिया में बहते लम्हों को मुट्ठी में कैद करने का हुनर नहीं जानते। मंगल की नर्म धूप में घर के आंगन ने जैसे अरूसी चादर ओढ़ ली हो। जिंदगी की रौनकें कह के रंगनियाँ हर जानी बिखरी हुई थी। कल मेहंदी का दिन था और घर में गोया बहार का मौसम था। आयशा सुल्तान और फातिमा सुल्तान ने अपनी मोहब्बत और रिवायत की खुशबू से घर की फिजा महका दी थी। उन्होंने रिवायत निभाते हुए 2 दिन पहले ही मरियम को माहिन को मायों बिठा दिया था। सादगी में लिपटी ये रस्म अपनायत का ऐसा अक्स पेश कर रही थी कि दिल बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। मायों की पीली चादरों के नीचे बैठी मरियम अपने रुखसत होते बचपन और आने वाली नई जिंदगी के संगम पर खड़ी थी। उसके रुखसारों पर हया के गुलाब खिले हुए थे। वो बोली तो उसके चेहरे का इकलौता डिम्पल गोया चांद पर झूमता तारा लगा। उसका रूप ऐसा था जैसे कोहे नूर धूप में जगमगा रहा हो। दूसरी तरफ माहिन अभी जवानी की दहलीज पर ही कदम रख रही थी। वो गोया रंगों की एक गुड़िया थी जो खुशबू के मेले में बेखबरी से मुस्कुरा रही थी। कम उम्र की मासूमियत और दुल्हनों जैसी शर्म उसके चेहरे पर एक अनोखा निखार ले आई थी। फातिमा सुल्तान ने जब माहिन को देखा तो अकीदत से बोली, ये बच्ची तो जैसे फरिश्तों की बारात से आई हो। आयशा सुल्तान ने बधाई लेते हुए कहा, माशाअल्लाह, रब ने तो हुस्न की बारिश कर दी है इन दोनों पर।
घर की रौनक में बहुएं भी पीछे न रही। मिशेल और महापारा ने रस्मों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुएं नहीं लगती थी, लगता था जैसे कारबे मेंशन की शहजादियां हैं जो रिवायतों की जंजीरों में खुशी खुशी बंधी हैं। उन्होंने बारान और जिहान की रस्मों के बहाने उनकी जेबों पर कामयाब हमले किए। दुल्हनों के नाम पर नोटों की बारिश बरसी। जिहान हमेशा की तरह शोर मचाने लगा, अरे भाई, कोई शर्म तो होती है, कोई लिहाज होता है, मैं तो अभी भी बेरोजगार हूँ। महापारा ने हंसते हुए चोट की, हाय जिहान, खुदा का खौफ करो, अब तो खैर से दफ्तर जाने लगे हो, वही काफ़ी है। जिहान ने मुंह बनाकर ऐसी मासूम शक्ल बनाई जैसे सारे जुल्म उसी पर हो रहे हों। बारान का हाल तो देखने वाला था, जैसे हर लम्हा उसके दिल के तार छेड़ रहा हो। मरियम के लिए हर चीज़, हर लिबास से जेवर तक उसने खुद दिल से चुनकर खरीदा था। हर इंतखाब में मोहब्बत झलकती थी। वो खुशी से फूले ना समा रहा था। उसकी आंखों में अजब चमक थी, जैसे जिंदगी ने पहली बार उसे मुकम्मल किया हो। आसमान पर हल्की सुनहरी धूप बिखर रही थी और ज़मीन पर खुशियों की रंग, हंसी, खुशबू और उम्मीद का कारवां रवा दावा था। ये लम्हे वो थे जिनकी कद्र की जाती है, जिन्हें दिल में महफूज किया जाता है, हमेशा के लिए। हमेशा? हाँ, हमेशा। क्या वाकई? हाँ। अच्छा, क्यों? तूफान टल गया? कौन सा तूफान? अधूरा बाब। किसका अधूरा बाब? माजी का। तो क्या? हाँ, एक और इम्तिहान। हाँ, एक और इम्तिहान। कब तक चलेगा? शायद कयामत तक। कयामत? हाँ, कयामत। किसने बर्पा की? मोहब्बत ने। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। सुल्तान हवेली का वसीलोज आज एक ख्वाबनाक जिहान का मंजर पेश कर रहा था। हल्की हल्की चांदनी, रक्स करती रोशनी और रंगीन कुमकुमों की झिलमिल में ये जगह किसी जन्नत का हिस्सा मालूम हो रही थी। हर तरफ फूलों की खुशबू बिखरी थी। गेंदे, गुलाब, चमेली और मोती की लड़ियाँ झूलती हुई फिजा में ऐसी लताफत घोल रही थी जो सांसों में उतर कर रूह को महका रही हो। लॉन में एन वस्त में बनाया गया स्टेज सुनहरी व सब्ज रंगों की थीम पर आरस्ता था। गोटे, किनारे, आईनों और झालर से सजा ये स्टेज दुल्हनों के ख्वाबों जैसा था। इर्द गिर्द सोफे, गोतकियों और फर्शी नशिस्तों पर मेहमानों की चहल पहल जारी थी। ख्वातीन के रंग बिरंगे लिबास और चूड़ियों की खनक हर तरफ ईद का समा बांध रही थी। अंदर अरूसी कमरे में दोनों दुल्हनों जैसे शहजादियों की तैयारियों में मसरूफ थी। मरियम ने गहरे सब्ज और जरीदार लहंगे में खुद को मलबूस किया हुआ था। सादा मगर गहरा मेकअप जैसा कि उसके मिजाज को जेब देता था, उसके हुस्न को मजीद निखार रहा था। उसका चेहरा, डिम्पल की नमूद और नजरें झुकाए शर्माहट, सब कुछ मिलकर उसे हूबहू वही मरियम बना रहे थे जिसे बारान ने दिल में बसाया हुआ था। माहिन रंगत में दूध जैसी नाजुक जसामत, सुनहरे गोटे वाली पीली पेशवास में गोया मिट्टी की बनी गुड़िया लग रही थी। उसकी हंसी, आंखों की चमक और वो बचपना भरी शर्म, सब कुछ ऐसा कि दिल चाहता था उसे शीशे में कैद करके सजा दिया जाए। जब बारान और जिहान ने लॉन में कदम रखा, गोया वक्त थम गया हो। दोनों ने सफ़ेद कुर्ता पजामे के साथ गोटेदार चीज़ी की रंगीन शोलें ओढ़ रखी थी, जिन्होंने उनकी शख्सियत में शाहाना जलाल भर दिया था। मेहमानों की नजरें एकदम उन पर जम गई थी। वो दोनों वाकई किसी सल्तनत के वली ओहद लग रहे थे। स्टेज पर बैठते ही दोनों ने देखा कि मरियम और माहिन को घूंघट में लाया जा रहा है। बारान ने मुंह बनाया, ये क्या बचपना है? हमने अपनी बीवियों को दुल्हन बनाया है, ये लड्डू छुपाया है। जिहान भी झुंझला कर बोला, ये रस्में ना हुई, अजियत हो गई। माहिन को जिहान के साथ तो मरियम को बारान के साथ बिठाया गया। जिहान ने माहिन के करीब झुककर सरगोशी की। माहिन, वो सर हिलाकर गोया हुई। तुम्हें मुंह दिखाई में क्या चाहिए? माहिन शरारत से बोली। आप दे क्या सकते हो? जिहान ने छाती फुलाकर कहा। जो तुम कहो। माहिन ने झट से कहा। तो फिर ठीक है, एक प्राइवेट जेट मेरे नाम कर दो। जिहान केका मार कर बोला, अपना मुंह देख, ते ख्वाहिशा देख। माहिन ने हंसते हंसते कोहनी मारी तो जिहान फौरन तंबी देने लगा। तमीज से बैठो, बेशर्मों की तरह कोहनियां मारना छोड़ दो, दुल्हन शर्माती हुई अच्छी लगती है। माहिन कुछ समय खामोश रही, फिर शरारत से बोली, वैसे तुम मेरे शोहर कम और। जिहान फौरन संभल कर बोला, खबरदार, जो भाई कहा। सब्र रखो, तुम्हारा ये भाईनामा मैं कल निकाल दूंगा, वो भी अच्छे से। माहिन की जुबान तालू से चिपक गई और चेहरा गुलनार हो गया। इधर बारान ने आहिस्तगी से मरियम का हाथ थामा। सब कुछ तुम्हारी मर्जी का होना चाहिए था, लेकिन मैं खुद गर्ज बन गया, अपनी पसंद थोप दी।
मरियम ने नरमी से बारान की आंखों में देखा। नहीं बारान, मुझे किसी शहजादी की तरह मोहब्बत मिली है, जो मर्जी की हो, उससे कहीं बेहतर जो मोहब्बत से दी जाए। बारान ने आहिस्ता से कहा, तुम जिंदगी हो मेरी, तुम्हें देखता हूँ तो खुद को मुकम्मल महसूस करता हूँ। मरियम ने शर्म से नज़र झुका ली। फिर बारान भी मरियम के कान में झुककर कुछ ऐसी ही बात कह बैठा जिस पर मरियम की आंखें झुक गईं और लबों पर शर्माई हुई मुस्कुराहट खिल गई। रस्में शुरू हुई। चांदी सोने की थालियाँ, मेहंदी, चूड़ियाँ, नारियल, कह गाने और बेसाख्ता मुस्कुराहटें फिजा में रक्स करने लगी थीं। फरहान ने मरियम को सीने से लगाया, पेशानी चूमी और धीमी आवाज़ में दुआ दी, अल्लाह तुम्हें हर कदम पर खुशी दे। रस्मों के बाद जब मरियम और माहिन को अंदर ले जाया गया तो मरियम ने चलते चलते फरहान का हाथ थाम लिया। भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। फरहान चौंका, फिर उसके साथ अंदर चल दिया। अंदर आते ही मरियम पलटकर फरहान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे एक हकीकत बतानी है, वो जिससे आप आज तक अनजान हैं। अगर आज ना बताई तो शायद कभी ना बता पाऊँ। फरहान के माथे पर बल पड़े। हकीकत? हाँ, हकीकत। इधर लॉन में बाकी सब ईसा, मूसा, हातिम, मुराद, अहमद, हन्नान और जिहान गपशप में मसरूफ़ थे। सिर्फ बालाज और बारान किसी वजह से इस महफिल में शामिल न थे। जिहान ने एकदम मौजू छेड़ा, जियान भाई, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? जियान ने एक तल्ख सी मुस्कुराहट लबों पर सजाई, जिसे कोई पुरानी जख्म धीरे से खुरच गया हो। 15 साल पहले ये ख्वाहिश मर गई थी। जिहान चौंका, मगर दादाजी ने बताया था कि आपकी शादी तय हो गई थी, लेकिन फिर वो। जियान के चेहरे के तासुरात पथरीले हो गए थे। आंखें खला में देखने लगी। हाँ, तय तो हो गई थी, मगर शादी से पहले वो दुनिया छोड़ गई और मेरे लिए दुनिया वही थी। खामोशी छा गई। हंसी की आवाज़ें दम तोड़ गई। सबने जियान की जानिब देखा, जिसका चेहरा माजी की किसी तल्ख फिल्म की अक्स दे रहा था। दास्तान अनुशे शम्स खान। 15 साल कबल शम्स पेरिस आज शाम के सुनहरे नूर में नहाया हुआ एक खौफनाक महल का मंजर पेश कर रहा था। सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारत की बुलंदोबाला दीवारों पर फैली बेलें और आराइश सदियों से पुरानी शाही महलात की याद दिला रही थी। दाखिली दरवाजे के दोनों जानिब बड़े बड़े फानूस खालिस सोने के डिज़ाइनिंग से मजीन खामोशी से अपने वक्त की असमत बयान कर रहे थे। लॉन में जा बचा महंगे गमले कीमती पौधों से भरे जैसे कोई शाही बाग हो। दाएं तरफ एक वसी अरीज फवारा जिसके हर बूंद सांस की सूरत बह रही थी और बजानी मेहंदी रंग की खुशनुमा कालीन बिछी हुई थी। अंदरूनी हिस्सा नहायत दिलकश था। संगमरमर के फर्श पर आईनों की झलकियां, छत से लटके झमकते हुए फानूस, हर दीवार पर शानदार पेंटिंग्स और हाथ से कुंदाकारी शुदा लकड़ी के दरवाजे, सब कुछ शान शौकत का आईनादार था। बाबा, ये हमारा घर है। 19 साल अनुशे खुशी से चमकते चेहरे के साथ अपने वालिद से पूछती है। बुरहान शम्स खान ने मुस्कुराकर अस्मात में सर हिलाया। 17 साल फरहान शीशे के लेंस से हर गोशा कैद करने में महू था। बाबा, चले ना अंदर। अनुशे खुशी से दौड़ती हुई अंदर की जानी बढ़ी। अचानक सामने से आते जैन से टकरा गई। जैन ने फौरन उसकी कमर थामकर गिरने से बचाया। 23 साल जैन अपनी गहरी काली आंखों से अनुशे को घूर रहा था, मगर पल भर में अपने जज्बात छुपाकर संजीदगी ओढ़ ली और उसे छोड़ दिया। अनुशे जमीन पर गिरी और करहर उठी। आह! जैन फौरन आगे बढ़ा और उसे सहारा दिया। अनुशे चिढ़कर बोली, आपको तमीज़ नहीं है, मुझे चोट लग जाती तो? जैन ने बस आंखें घुमाई। उसी वक्त 7 साल मरियम भागती हुई आई। नैन भैया, मेरे बाल बना दे। जैन ने मुस्कुराकर उसे गोद में उठाया और प्यार किया। कुछ देर में बुरहान साहब अंदर आए। जैन को गले लगाया। कैसे हो बरखुरदार? जैन ने मुख्तसर मगर एहतराम से जवाब दिया। उसी लम्हे हन्नान आया। फरहान से गर्मजोशी से मिला। हन्नान की वालिदा और वालिद शमशुद्दीन सब अपने खानदान वालों से बगलगीर हो रहे थे। सुल्तान हवेली और काराबे मेंशन के तमाम अफराद भी मौजूद थे। वक्त गुजरता गया। आहिस्ता आहिस्ता अनुशे जैन में दिलचस्पी लेने लगी थी। वो उसके करीब होने के बहाने ढूंढती। जैन शुरू में इस्तेनाम बरतता था, मगर रफ्ता रफ्ता वो भी अनुशे से मानूस होता गया। कब, कैसे, किसी को खबर न हुई कि उन दोनों ने चुपके से निकाह कर लिया। अनुशे को लगा वो जैन की हो चुकी है, मगर वो भूल गई थी कि किसी खुदगर्ज इंसान से सच्ची उम्मीद रखना खुद को फना करने जैसा है। जैन ने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। तोहफे, बाहर शेर, झूठी मोहब्बत, सब कुछ, मगर जब वो थक गया तो उसे नज़रअंदाज करने लगा। अनुशा परेशान रहने लगी। जैन, आप सबको बता दो ना, हमारा निकाह हो चुका है। मगर वो टाल देता, कभी गुस्से में आकर हाथ उठा देता, उसकी ज़ात पर हमले करता। जैन चुपचाप
उन दोनों को देखता उसके दिल में अनुषा ने अपनी जगह बना ली थी। वो उसकी खामोशी, उसके अंदाज सब में खो चुका था, मगर वो बेखबर थी। फिर एक दिन दादाजी ने बुरहान शम्स खान से उनकी बेटी अनुषा का रिश्ता मांगा ज़ैन के लिए। अनुषा पे आसमान टूट पड़ा। ज़ैन का कोई रद्द अमल न देखकर वो मज़ीद टूट गई। एक ही शख्स जो उसका दुख सुनती वो थी नन्ही मरियम। हर बात समझती तो नहीं थी, मगर जज्बों की शिद्दत को महसूस ज़रूर करती थी। मेहंदी से एक रात पहले छत पर फरहान और मरियम तस्वीरें खींच रहे थे। ज़ैन आया, अपना मखसूस कोट और ऊनी टोपी पहने। अंधेरे में फरहान और मरियम उसके चेहरे के तासुरात न देख सके। अनुषा भी पीछे आई। ऐसा मत करो, मैं निकाह पर निकाह नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ज़ैन पत्थर खड़ा रहा। क्या सबूत है कि बच्चा मेरा है? अनुषा रो पड़ी। मैं सबको बता दूंगी। हाँ जाओ बताओ। ज़ैन ने उसका बाजू खींचा। तुमसे मोहब्बत नहीं की, तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया। और क्या बताओगी? हाँ जाओ अब जाकर बताओ। ज़ैन ने उसे पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया और अनुषा छत से नीचे जा गिरी। फरहान चीखा, अनुषा आप ही! और नीचे की तरफ भागा। मरियम ज़ैन के सामने खड़ी, साकित, और उसके शिकंजे में अनुषा की लाश जैसे पूरे शम्स पैलेस को साकित कर गई। ज़ैन मुल्क से फरार हो गया। ज़ैन का दिल, जिसमें वो अनुषा के लिए ख्वाब सजा बैठा था, हमेशा के लिए वीरान हो गया। ज़ैन के इंतकाम की आग ठंडी न हुई। उसने बाद में दोबारा हमला करवाकर बुरहान शम्स खान और उनकी बीवी को भी मरवा दिया। हन्नान, माहिन, ईशल और मरियम को अब्बा हुजूर सुल्तान हवेली ले आए और फरहान को बाहर मुल्क दोबारा भिजवा दिया गया। माजी का अक्स हट चुका था। ज़ैन का चेहरा अनुषा की याद में तर हो चुका था। वहाँ बैठे उन सारों के दिल भी रंजीदा हो गए थे। ज़ैन अपने आंसू साफ करता उठा और वहाँ से निकलता चला गया। रात के सन्नाटे ने पूरी हवेली को अपनी आगोश में ले लिया था। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। हवेली की राहदारियों में सिर्फ हवा की सरसराहट बाकी थी। मरियम अपने कमरे में थी, कपड़े बदल चुकी थी। मायो का वही पीला जोड़ा पहने अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। हल्की रोशनी में उसका अक्स शीशे में झलक रहा था। वो खुद को देखते हुए हल्की सी मुस्कुरा रही थी। बारन के वो अल्फाज जहन में गूंज रहे थे, कल का दिन सिर्फ हमारा होगा मरियम, और तुम मेरी। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई ही थी कि अचानक उसे अपने पीछे शीशे में एक अक्स नजर आया था। वो चौंकी। बारान! मुड़कर देखा तो वो हकीकतन बारान था, सामने खड़ा, हल्की मुस्कुराहट लिए। वो खामोशी से चलता हुआ उसके करीब आया और बिना कुछ कहे उसके कमर में बाजू डालकर एक झटके से उसके खुद को करीब कर लिया। ये क्या कर रहे हो? मरियम ने घबराकर सरगोशी की। प्यार, बारान ने संजीदगी से कहा। मरियम ने हल्का सा थप्पड़ उसके सामने पर मारा। किसी ने देख लिया तो? बारान ने नजरें गाड़ कर कहा। किसी की मजाल? मरियम शायद से मुस्कुराई। तुम पहले भी यही खिड़की पर लांग कर आते थे ना? मेरे कमरे में? बारान ने आबरू चढ़ाते हुए उसे देखा। बहुत तेज हो गई हो तुम। मरियम ने कंधे उचका दिए। सीख लिया है तुमसे। चलने में खामोशी तैरी रही, आंखें में गुम थी। फिर अचानक मरियम ने कदम आगे बढ़ाया और बारान से लिपट गई। बारान लम्हे भर को चौंका, फिर आहिस्ता से उसकी पीठ से लादने लगा। बारान, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्यों लगता है कुछ बुरा होने वाला है। बारान ने उसे खुद से अलग किया और उसकी आंखों में झांका, जहां खौफ साफ नजर आ रहा था। मरियम, उल्टे सीधे ख्याल क्यों ला रही हो जहन में? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। मरियम ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। इंशाअल्लाह। बारान ने उसका माथा चूमा, फिर उसका एक गाल, फिर दूसरा, और आखिर में दोनों हाथ पर मोहब्बत से लब रखे। मरियम की नजरें उससे हट न सकी। बारान आहिस्ता आहिस्ता उसके और करीब आया। मरियम ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसको रोका। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? बारान ने एक झटके से उसे फिर से अपनी गिरफ्त में लिया। कल का दिन मेरे लिए बहुत खास है। फाइनली तुम मेरी हो जाओगी, मेरी दस्तरस में, और मैं तुम्हें फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, याद रखना। मरियम की आंखें शर्म से झुक गईं। बारान ने उन पलकों पर बारी बारी लब रखे। चलो अब जाओ, मरियम ने उसे धक्का देते हुए कहा। बारान हंसता हुआ दोबारा खिड़की के रास्ते बाहर जाने लगा। वो अभी नीचे उतर ही रहा था कि मरियम ने खिड़की से झांकते हुए आवाज़ दी। देखना अब मुझ पर रूप नहीं आएगा। बारान पलटकर देखते हुए बोला, तुम्हारे फरिश्तों पर भी आएगा। मरियम खिलखिलाकर हंस दी। बारान ने उसे आखिरी बार देखा और फिर खामोशी से पलट गया, लेकिन जाते हुए दिल में कुछ खटक रहा था, जैसे कोई अनहोनी करीब हो, जैसे कोई साया खामोशी से लपकने को हो। अनहोनी? हाँ अनहोनी। साया? हाँ साया। किसका साया? माजी का? माजी? हाँ माजी। किसका माजी? मोहब्बत का माजी। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत। मोहब्बत अजीब शय है, कभी तितली की तरह नरम तो कभी आग की लपेट जैसी तेज,
कभी ये दो दिलों को ऐसे जोड़ देती है जैसे सदियों से साथ हो, और कभी ऐसा जख्म दे जाती है जिसकी चीखें सिर्फ दिल ही सुन सकता है। आज का दिन मोहब्बत का दिन था, वो लम्हा जब दो दिल एक रिश्ते में बनने जा रहे थे। सब कुछ ख्वाब जैसा, सब कुछ खुशबू में लिपटा हुआ। सुल्तान हवेली और शम्स पेरिस रोशनियों में जगमगा रहे थे। हर चेहरे पर खुशी, हर दिल में दुआ। बारात की तैयारियां अपने उरूस पर थी। माहिन अपने तैयारी के लिए पार्लर जा चुकी थी, जबकि मरियम घर पर ब्यूटिशियन से तैयार हो चुकी थी। वो गहरे मैरून रंग के नफीस लहंगे में जैसे चांदनी का अक्स लग रही थी। उसके गालों की लाली और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उसकी दुल्हन बनने वाली खुशी की गमाजत कर रही थी। वो अपने कमरे में खिड़की के सामने खड़ी बारात के आने का इंतजार कर रही थी। नीचे से बारात की आमद की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मरियम का दिल धड़क रहा था। अचानक लाइट चली गई, कमरे में अंधेरा छा गया। मरियम ने चौंक कर इधर उधर देखा, दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। वो पीछे मुड़ी और उसे महसूस हुआ किसी की मौजूदगी, सांसों की चाप। वो खामोशी से बोली, बारान? मगर नहीं, ये खुशबू, ये वो महक ना थी जो बारान की थी। वो बारान को पहचानती थी। ये महक मुख्तलिफ थी, खतरनाक सी, दिल दहला देने वाली। फिर अचानक लाइट आ गई और जो चेहरा मरियम के सामने था वो उसके दिल को चीर गया। वही था, वही चेहरा, वही सियाह आंखें, वही शख्स जिसने उसकी बहन अनुषा को मारा था। मरियम पीछे हटी, होठ कँपाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो खबासत से मुस्कुराया। तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत थी, लेकिन तुम तो उससे भी ज़्यादा हसीन लग रही हो, दुल्हन बनकर तेरी बहन हर रात। अभी वह जहरीली बात मुकम्मल भी न हुई थी कि मरियम ने आगे बढ़ते हुए पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं तुम्हारी हकीकत सबको बताऊंगी। वो उसका हाथ पकड़ते हुए गुर्राया। तुम्हारी बहन ने भी यही गलती की थी, याद है ना? क्या सज़ा दी थी मैंने उसे? यहाँ कोई नहीं है तुम्हारी फरियाद सुनने वाला। खामोशी से खुद को मेरे हवाले कर दो। मरियम ने जोर से धक्का दिया और बाहर की तरफ भागी। कहाँ भागोगी? उसकी कराहत भरी आवाज़ पीछे गूंजी। इस पोर्शन का दरवाज़ा लॉक है और चाबी मेरे पास। मरियम का सांस उखड़ने लगा था, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। वो घबराकर ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी, छत की तरफ दौड़ी। दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि वो शख्स पहुंच गया था। दरवाजे को जोर से धकेल कर खोला। मरियम पीछे जा गिरी। वो खबासत से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बालों से पकड़ते हुए खड़ा किया। तेरे इन्हीं बालों को जलाया था ना मैंने? मरियम के जहन में माजी का मंजर घूम गया, तेजाब, चीखें और उसके बाल। मरियम ने उसका चेहरा नोचा और पीछे हुई। उसकी निगाह छत से नीचे गई, जहाँ बारात आ चुकी थी। शोर, मौसीकी, हंसी, सब कुछ जैसे बहुत दूर था। बारान? उसकी आवाज़ निकली, लेकिन कोई सुनने वाला ना था। वो पीछे से आया, उसे बाजू से खींचा। बस कुछ देर मानो बिल्ली, तुम भी वही करोगी जो वो करती थी हर रोज़ वो मुझे। मरियम ने पूरे जोर से उसे धक्का दिया, मगर वो जुनूनी हो चुका था। मचलते हुए बोला, बिल्कुल अपनी बहन की तरह हो जिद्दी, अड़ियल, और तेरा अंजाम भी वही होगा। ये कहते ही उसने मरियम को पीछे की तरफ धक्का दिया। हर तरफ शादी के शादियाने बज रहे थे। बारात पहुंच चुकी थी। सभी बहुत खुश थे, खास करके बारान तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आज वो पूरे हक से उसे अपने साथ ले जाने आया था। वो दोनों उस वक्त गोल्डन शेरवानी में मलबूस किसी रियासत के शहजादे लग रहे थे। निकाह पहले ही हो चुका था, तो अब बस रुखसती होनी बाकी थी। सारे जोड़े अपनी अपनी तस्वीरें बनवा रहे थे। बारात का इंतज़ाम सुल्तान हवेली के लॉन में किया गया था। अब्बा हुजूर ने लड़कियों की तरफ देखकर दुल्हन को लाने का इशारा किया, और उसी लम्हे एक दिल दहला देने वाली चीख ऐसी कि सारे रंग फीके पड़ गए। सारे कहके खामोश हो गए। हर आंख छत की तरफ उठी। एक वजूद और उसी जोड़े में बेजान सा आसमान से ज़मीन की तरफ गिरता गया। फिर धड़ाम, एक जोरदार आवाज़, खून की छींटें और एक फर्श जैसे सुर्ख कर दिया गया हो। वो मरियम थी, खून में लथपथ, उसका चेहरा साकित, आंखें अधखुली और जिस्म बेजान, जैसे जिंदगी ने एक ही लम्हे में सब कुछ छीन लिया हो। बारान का दिल बंद हो गया। एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गईं, उसका जिस्म वहीं जम गया। उसे यकीन न आया, नहीं, ये मरियम नहीं हो सकती। मरियम! अगले ही लम्हे वो दीवानों की तरह चीखा, सबको धकेलता स्विमिंग पूल के पास भागा। वो ज़मीन पर पड़ी थी, वहीं जहाँ वो कल उसे खिड़की से देख कर मुस्कुराता हुआ छोड़ कर गया था। आज वो वहाँ ऐसे पड़ी थी जैसे किसी ने रूह ने ही निचोड़ ली हो। बारान घुटनों के बल गिरा, उसके खून में रंगी हथेलियाँ थामी और सिसकते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मरियम, आंखें खोलो। मरियम, मैं आ गया हूँ, तुम्हारा बारान आ गया है। जिहान भी उसके पीछे पीछे दौड़ता आया था, मगर ये मंजर देखकर वो पत्थर हो गया था। हर तरफ चीखों पुकार मच गई थी, औरतों की चीखें, मर्दों की बेयकीनी और बारान की पागलों जैसी चीखें।
किसी को, डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। बारान चीखा। मरियम, मेरी जान, मेरी मधुमक्खी, मैं यहाँ हूँ। वो मुसलसल उसकी परेशानी चूमता जा रहा था, उसके चेहरे से खून साफ करता जा रहा था। तुमने वादा किया था कि अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। लोग घबराहट में इधर उधर देखने लगे। सुल्तान हवेली के मुलाजमीन, मेहमान, हर कोई सख्ते में था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बारान का वजूद कांप रहा था। वो मरियम को उठाए हुए कपकपाते कदमों से हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ा, जैसे वक्त के खिलाफ भाग रहा हो। रुक क्यों गए हो सब? रास्ता दो, मेरी बीवी मर रही है। वो दीवाना वार चीखा। जिहान ने फौरन गाड़ी निकलवाई और बारान मरियम को लेकर हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी में मरियम के सर को अपने बाजू पर रखे बारान ने बार बार उसका नाम पुकारा। मरियम, तुम मेरी रोशनी हो। तुमने कहा था तुम डरती हो, और मैंने कहा था कुछ नहीं होगा। देखो, मैं हूं ना, तुमसे वादा है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन मरियम की आंखें बंद थी और चेहरा बेहद पुरसकून, जैसे वो दर्द से आज़ाद हो गई हो, जैसे वो कुछ लम्हे पहले अपनी सारी मोहब्बत, अपनी सारी यादें बारान के रूह में नक्श करके खुद को उस जिस्म से जुदा होने के लिए तैयार हो गई हो। हॉस्पिटल की राहदारियों में शोर था, सायरन भागते कदम, रोते हुए चेहरे, कपकपाते वजूद। बारान की बाहों में खून में लथपथ मरियम। गाड़ी के रुकते ही अस्पताल के अमले ने उसे स्ट्रेचर पर डाला और चंद लम्हों में वो ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गई। बारान दीवानावार उसके पीछे भागा। नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मेरी मरियम। मगर दरवाजे बंद कर दिए गए थे। बारान बस वहीं गिर गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बारान, ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो नाजुक सा वजूद जिसे वो अपनी जिंदगी से बढ़कर चाहता था, आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। वो लड़खड़ाता, कांपता, दर्द से टूटता हुआ वहीं दरवाजे के सामने सजदे में गिर गया। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे मेरी रोशनी लौटा दे। या अल्लाह, मेरी मरियम को बचा ले। तू सब जानता है, उसका हर ख्वाब मैंने अपनी आंखों पर देखा है। तू जानता है, मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं। रुबाब बेगम, जो अभी कुछ लम्हे पहले दुल्हन की सोहनी सी झलक देखने को बेताब थी, आगे बढ़ी, रोते हुए झुकी और बारान के सामने से लिपट गई। बेटा, हिम्मत रखो, अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। हमारी मरियम बहुत बहादुर है, वो लौटेगी। बारान की सफ़ेद शेरवानी पर सुर्ख धब्बे फैल चुके थे। उसके हाथ, माथा, सब कुछ मरियम के खून से रंगा हुआ था। आंसू उसके चेहरे से बहते हुए उसके लफ्ज़ों को भीगते जा रहे थे। उसी लम्हे ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। एक डॉक्टर निकली, चेहरे पर झुंझलाहट और घबराहट। आप सब यहाँ रश ना लगाएं प्लीज़, ये ऑपरेशन थिएटर है, सिर्फ 3 अफराद यहाँ ठहर सकते हैं। मोहब्बत और कर्ब में डूबे हर चेहरे पर खौफ और बेबसी आया थी। बालाज और हन्नान ने सबको तसल्ली देकर ज़बरदस्ती घर वापस भेजा। चले मामा, दुआ करें, बस आंटी इधर आए। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग रह गए थे, बारान, बालाज और फरहान। बारान की नज़रें मुसलसल दरवाजे पर थीं, सांसें बेतरतीब, आंखें सूजी हुई, दिल जैसे पसलियों से बाहर आ निकलेगा। तभी अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। बालाज ने चौंक कर देखा। बारान? मगर जवाब देने से पहले ही बारान का वजूद लड़खड़ाया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। डॉक्टर, नर्स, कोई है? बालाज ने चीख कर अमले को बुलाया। बारान को फौरी तौर पर इमरजेंसी रूम में मुंतकिल किया गया था। अब मरियम ऑपरेशन थिएटर में और बारान इमरजेंसी में। फरहान एक कोने में साकित खड़ा था, चेहरे पर कोई तासुर नहीं, बस आंखों में एक साया, एक याद, 15 साल पुरानी एक याद। अनुशे, एक और रात थी, एक और दुल्हन, एक और हॉस्पिटल, वो भी यूं ही खून में लथपथ लाई गई थी। वो भी किसी के इंतज़ार में आंखें बंद किए लेटी रही थी। फरहान का दिल धड़का। नहीं नहीं, वो भी मुझे छोड़कर गई थी, मगर मरियम, मरियम नहीं, वो ऐसे नहीं। वो बारान को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। वो खुद से लड़ रहा था, माजी के भूत और हाल के हकीकत के दरमियान, और वक्त वो जैसे रुक गया हो। बारान का नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था। डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगाई थी, अब वो बेहतर था, मगर दिल मर चुका था जैसे। वो बस साकित नजरों से दरवाजे को घूर रहा था जब बालास कमरे में दाखिल हुआ। कैसी है वो? बारान ने बेताबी से पूछा। ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है। बालास थके हुए लहजे में बोला। मुझे उसके पास जाना है। बारान अपनी जगह से उठते हुए बोला। नहीं बारान, तुझे रेस्ट करना चाहिए, वो ठीक हो जाएगी, मेरी मान। कुछ देर घर जाकर आराम कर ले, बालाज उसे समझाते हुए बोला। तेरा दिमाग सही है? मैं उसको इस हालत में छोड़कर घर चला जाऊं और तुझे लगता है मैं आराम कर सकूंगा? बारान उस पर फट पड़ा। देख बारान, डॉक्टर ने तुझे रेस्ट करने को बोला है। मरियम को होश आया और उसने तुझे इस हालत में देखा तो उसे तकलीफ होगी, इसलिए कह रहा हूँ कुछ देर घर जाकर और रेस्ट कर ले, थोड़ी देर बाद बेशक आ जाए। मैं और फरहान है ना यहाँ। बालाज ने उसे बच्चों की तरह बहलाया, मगर बारान किसी सूरत ना माना। आखिर कुछ कर कराकर बालाज ने ज़बरदस्ती बारान को कारा पे मेंशन भिजवाया, मगर बारान ने जाते जाते ही कहा,
मैं बस कपड़े तब्दील कर कर आ रहा हूँ, मुझे नहीं करना आराम। बालाज और फरहान ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। बालाज ने फरहान के कंधे पर हाथ रखा। इसी लम्हे डॉक्टर बाहर आया और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी है, बाकी अगले 12 घंटे अहम हैं। अगर कोई प्रोग्रेस शो हुई तो ठीक है, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर मायूसी से कहता हुआ वहाँ से चला गया। पीछे फरहान और बालाज का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। दूसरी तरफ बारान जल्दी जल्दी कपड़े बदलते जाने ही लगा था कि जिहान उसके सामने आता उसे लिपट गया। वो भी रो रहा था, सिसक रहा था। बारान ने उसे अपने सीने से लगाया। इधर हॉस्पिटल में फरहान आईसीयू के बाहर खिड़की से मरीम को देख रहा था। उसका सर मुकम्मल पट्टियों में जकड़ा हुआ था और मशीनों में जकड़ी वो पहचानी भी नहीं जाती थी। कुछ देर में बालाज और मरीम को उससे मिलने की इजाज़त मिली तो वो आईसीयू को अंदर गए और फरहान ने उसका हाथ थामा। मरीम ने किसी के लम्स पर हल्की सी आंखें खोली और पुकारा, बारान। और उसी समय अचानक उसका जिस्म हिचकोले खाने लगा। फरहान और बालाज दोनों बाहर भागे और डॉक्टर को बुलाया। सारे डॉक्टर्स भागते हुए आईसीयू के अंदर आ गए और उन दोनों को बाहर भेज दिया गया। बालाज और वो दोनों परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे जब बालाज के नंबर पर अफनान की कॉल आई थी। बालाज ने फ़ोन उठाते कान से लगाया, मगर आवाज़ सही न आने पर उसने फ़ोन स्पीकर पर किया। बालाज, कैसी है वो? दूसरी तरफ से अफनान बोली। अभी बालाज कोई जवाब देता कि ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आया। वो दोनों उनकी तरफ बढ़े और कहा, डॉक्टर। एक उम्मीद थी उनके लहजे में, मगर डॉक्टर ने आगे बढ़ते ही नरमी से फरहान के कंधे पर हाथ रखा और बोला, आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। तहज्जुद का वक्त था और उनके कानों में जैसे किसी ने गर्म शीशा उंडेल दिया हो। वो दोनों साकित हुए थे, कान साए साए होने लगे थे। मंजर धुंधला गया। अल्लाह आपको सब्र दे, डॉक्टर कहते जा चुका था। फ़ोन की दूसरी तरफ अफनान ने बेयकीनी से ये अल्फाज सुने। वो बालाज को पुकारती रही, मगर सुनने वाला कौन था? अचानक अफनान की चीखें सुल्तान हवेली के लॉन्च में गूंजने लगी थी। सब उसकी तरफ बढ़े। बारान सीढ़ियाँ उतरते हुए रुका और गर्दन मोड़ कर देखा। मरियम हमें छोड़कर चली गई, अफनान ने बड़े ज़ब्त से कहा। बारान की धड़कन रुकी, सांस रुका और अगले ही लम्हे उसने खुद को भागते पाया। नहीं, ये झूठ है, मेरी मरियम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं। वहाँ मौजूद हर शख्स का दिल जैसे टुकड़ों में तकसीम हुआ था। आज तारीख फिर दोहराई गई थी। बारान और उसके पीछे हातिम हॉस्पिटल पहुँचे। वो आईसीयू की तरफ बढ़े कि बाला शिकस्ता हालत में बेंच पर बैठा हुआ था। बारान के कदम जैसे जमे। हातिम भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और बालाज को झिंझोड़ा, मगर बालाज तो जैसे सख्ते में था। एक डॉक्टर उनकी तरफ बढ़ा और बोला, आप लोगों पर बहुत बड़ी आजमाइश है, मगर आप लोगों को सब्र करना होगा। अल्लाह उनकी जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। हातिम डॉक्टर की तरफ लपका, जबकि बारान जैसे पत्थर का हुआ था। आंसू टप टप करते गालों पर फिसलते चले गए। ये क्या बकवास है? हातिम दहाड़ा। ये हकीकत है हातिम साहब, उनके भाई उनकी डेड बॉडी लेकर जा चुके हैं। डेड बॉडी? हातिम बालाज की तरफ बढ़ा। वो कैसे ले गया? कहाँ ले गया? वो मेरी बहन है, वो कैसे ले गया है उसे? कोई ऐसे कैसे कर सकता है? वो मेरी भी बहन थी। बारान साकित जिस्म में जैसे जान बाकी न रही थी। अगले ही लम्हे उसके सामने पूरी दुनिया घूम गई और हर तरफ अंधेरा छा गया था। सरे शाम फराक अश्कों का अफसाना रकम हुआ। छुपाई थी दिल में जो खलिश, वो फिर से नम हुआ। सदाए हिजर ने चुपके से दिल को यूं छुआ कि जैसे जख्म कहने को कोई ताज़ा सितम हुआ। चिरागे वस्ल को भी ना बच सकी आखिर, हवा के साथ वही ख्वाब नीम शब हुआ। न हरफ़े वस्ल रहे अब, न कोई हरफ़े तमन्ना, बस एक खामोशी का राज है जो हर दम हुआ। ना वो गुनाह की ताबानी, ना लबों की लुत्फ़ खेज़ी, कि जैसे इश्क का मंजर भी बेहुनर हुआ। तेरी जुदाई का हर लम्हा क़यामतों से कम नहीं, ये सांस सांस बगावत का एक इल्म हुआ। मेरे ख्याल में अब भी है तेरे शबीहा कायम, अगरचे वक्त का दरिया बहुत ही पुरसर हुआ। तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।